अभी आपके सामने सारे मेंटर्स खड़े होंगे, आपको बताएंगे ओवर थिंक, सारी डायरी भरी पड़ी ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, निगेटिव सोचना, पास्ट की सोचना, फ्यूचर की सोचना। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। 2 लाइन लिखी, सोचने बैठ गए, फिर ध्यान आया अरे यार आंसर लिखना है, और आज 2 महीने के अंदर उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। क्यों हुई वो? क्योंकि ये पूरा जो करिकुलम है वो बहुत वैज्ञानिक है। अब साइंस में मैंने आपसे अभी बहुत छोटी सी बात की, पहली गलती अपनी लिखो। तुम्हें मसल्स मेमोरी के बारे में कुछ नहीं पता, तुमने ब्रेन मेमोरी के बारे में सुना होगा, उससे ज्यादा ताकतवर तुम्हारी मसल मेमोरी होती है। यूपीएससी एक ट्रेनिंग है। तुमने लबासना के करिकुलम के बारे में सुना है कभी? तुमने सुना होगा लबासना में ट्रेनिंग होती है, कहीं सुना लबासना में पढ़ाई होती है? इतने लोग हो, ईमानदारी से मुझे बता दो, लबासना में पढ़ाई शब्द सुना है या लबासना में ट्रेनिंग वर्ड सुना है? इतना तो आज की डेट में सोशल मीडिया से अवेयर हो। तुमने कितने लोगों ने सुना कि लबासना पढ़ने जा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? ईमानदारी से बताओ मुझे, लबासना के साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? पढ़ाई क्यों नहीं? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर इंस्टीट्यूट एंड गुरुकुल। दिस इज द ट्रेनिंग मॉड्यूल। मैं यहां तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, हमारे लोग कुछ कहेंगे, हम तुमसे वो चीज कराएंगे। ट्रेनिंग मतलब होता है मसल्स मेमोरी, अपने बिहेवियर को एक शेड्यूल के अंतर्गत डाल देना। आपने जिंदगी में कभी फिजिकल एक्टिविटी ना की हो, लबासना में सबके लिए बराबर है। ट्रेनिंग मतलब सबके लिए बराबर। जिंदगी में घुड़सवारी ना की हो, लबासना में करनी पड़ेगी। जिंदगी में डांस ना किया हो, लबासना में करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग मॉड्यूल है। कभी भी तुम जाके चेक कर लो, क्या लबासना में कहीं भी तुमने सोशल मीडिया पे लबासना पढ़ाई सुना है वर्ड? मैं जहां भी कोई बात करो, अगर लॉजिक ना हो तो गलत साबित कर दो मुझे। तो इसका मतलब है कि जब हम ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग अगर आपको पहले दे दी गई होती तो आप मुझे यहां सुनने के लिए नहीं बैठे होते। और ईमानदारी से बताना कि इतनी देर में कितने लोगों का दिमाग भटक गया, कहां कहां घूम आए तुम्हें पता चल गया होगा। और जबकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही है, अभी जब नीरस पढ़ाई की बात आएगी तो कहां कहां जाओगे तुम, इसके बारे में भी अंदाजा लगा लो। तो अब मैं वहां दोबारा तुम्हें ये प्रूव करने जा रहा हूं कि गुरुकुल में जो हमने कोर इशू पकड़ा है, वो चाहे मेरी एनएलपी की ट्रेनिंग हो, चाहे मेरा आध्यात्म के साथ जुड़ाव रहा हो, और चाहे वो योग साधनाएं रही हो, सारा निचोड़ गुरुकुल के अंदर है। तो जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारी मन की गति है। आप कभी भी ईमानदारी से तुम अपने 10th के बारे में सोच के देख लेना, क्या तुम उस समय टॉपर नहीं बनना चाहते थे? तुम्हारे पास संसाधन नहीं थे, क्यों नहीं बने? 12th के बारे में सोच के देख लेना, फिर तुमने कसमें खाई थी, नहीं हुआ तुमसे। तुम्हारे दोस्त का किसी ना किसी का नीट निकला होगा, आईआईटी निकला होगा, तुमने भी दिया होगा। आज मुझे भले चाहे ना बताओ, लेकिन नहीं कर पाओ। तुम्हें यह समझ में आया होगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा था, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम अपने मन की गति को रोक नहीं पाए। मन ने कहा टीवी देखा, मन ने कहा क्रिकेट खेल, मन ने कहा आईपीएल ऑन कर टीवी। एक तरफ का हिस्सा था कि नहीं किताब है, हुआ था कि नहीं हुआ था? ईमानदारी से बताओ। मन आज भी कहता है नहीं आज रात में 2 घंटे पढ़ूंगा, एक अच्छा सा कोई एपिसोड शुरू हुआ, छोड़ यार कल से पक्का पढ़ूंगा। सुबह अलार्म लगा लिया, बिस्तर ने कहा आराम बहुत जरूरी चीज है। मन ने कहा 2 घंटे बाद शुरू कर लेना। ईमानदारी से देखो, तुम्हारे साथ बैठा हुआ एक व्यक्ति तुमसे कुछ ना कुछ कहता रहता है। संसार में जितने भी व्यसन है, चाहे सिगरेट पीना, शराब पीना, उसका मन ही तो कहता है यार थोड़ी टेंशन हो रही है, चल कुछ लेकर आते हैं। होता है कि नहीं होता है? somebody is always constantly saying in your mind। तो सवाल यह है कि अगर ये आज कह रहा है तो ये कल नहीं कहेगा तुमसे? ऐसा क्या हो जाएगा कि यहां आने के बाद तुम में परिवर्तन हो जाएगा? ये कहेगा छोड़ यार, ये ओजांग सर 13-13 घंटे का टाइम टेबल बना के बैठे हैं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तुम तो जिंदगी जीने निकल जाओगे, तो यहां पे हमारा सारा मॉड्यूल ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें बात करनी है मन की गति और समय की गति, दोनों को सिंक्रोनाइज कर दो। कैसे होता है? कैसे होता है? हमें अगर दौड़ना है इस कमरे में तो जगह चाहिए। वापस आते हैं अपनी बात को, तो गुरुकुल में हम करते क्या हैं, जो सबसे बड़ी फिलॉसफी हमारी, वो समझने की कोशिश करो। अब अचानक से मैं तुम्हें एक काम करता हूं,
मैं किसी तरीके से इसमें दीवार खड़ी कर देता हूं और तुम्हारे भागने का कमरा जगह जो है छोटी कर देता हूं, अचानक से तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी? साइंटिफिकली बताओ मुझे। और छोटी कर दूं, अब एकदम पास पास खड़े हो गए, अब मैं तुमसे कहूं मूवमेंट करो, कर पाओगे? और पास कर देता हूं, बिल्कुल एकदम जैसे वो मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उस तरह वाली हालत में आ जाएगी। 45 डिग्री भी झुक गए तो गिरोगे नहीं। अब मूवमेंट कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं। यही साइंस है गुरुकुल का। गुरुकुल में हम मॉड्यूल्स को इतना कंप्रेस कर देते हैं, आप कितने बजे खाना खाओगे, कितने ग्लास पानी पियोगे, आप सुबह योग साधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डायरी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने वीडियोस बना के भेज रहे हो कि नहीं, मैं डायरी लिखकर भेजता हूं, आप भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो। और ये सब कुछ इतना होगा कि अचानक से आपने जो अभी तक जिंदगी में स्पेस बहुत क्रिएट किया था, वो स्पेस अचानक से हम श्रिंक कर देते हैं। तो जब ये स्पेस अचानक से श्रिंक हो जाता है तो आप तड़पते हो, क्योंकि अभी तक आपको आदत पड़ी थी अपने मर्जी से कुछ भी करने की। हमें भी बड़ा विरोध सुनना पड़ा, 2-2.5 महीने हमारे लिए बहुत परेशानी के रहे। हम तो बहुत ज्यादा हॉस्टल में ज्यादा रहने लगे थे, कभी ये जा रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं, कभी ये जाके हम सुनते थे, क्योंकि वो अंदर से बहुत उबलने लगा था उनका। हमें पता था कि ये अंदर कौन विद्रोह कर रहा है, वो जो अभी तक फ्रीडम पर पा गया था। अचानक से हमने क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया। हम अपनी जगह टिके रहे कि नहीं, हम नहीं तुम्हें हटने देंगे, तुम्हें जाना हो तो जाओ, तुम्हें रहना तो रहो। काउंसलिंग की, समझाया, डराया, धमकाया, सब किया, और आज वही कहते हैं कि सर वो पास्ट है। अब लग रहा है कि वो आते छूट गई, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले स्प्रिंग थ्योरी के बारे में बताया था। ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हम इनर्शिया का शिकार लोग हैं, ये हमारा व्यवहार होता है। स्प्रिंग देखी है कभी? स्प्रिंग देखी होगी, बड़ी पावर होती है उसके अंदर, बहुत बड़ा उसके अंदर जो चेंज होती है। गोली उसी की वजह से चलती है। AK-47 की स्प्रिंग ही गोली को थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, लीथल वेपन में कन्वर्ट कर देती है, आपके पेन में लगी हुई स्प्रिंग। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जबरदस्त चीज है, स्प्रिंग को खींचोगे और जैसे ही छोड़ोगे वो कहां पहुंच जाएगी? फिर खींचो, फिर कहां पहुंच जाएगी? ये बालों में लगने वाली इलास्टिक, आपके पास जो भी रबर बैंड होगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका। तो जहां से खींचोगे फिर वो कहां पहुंच जाएगी? हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें बिल्कुल सेम ऐसी होती है। अगर नहीं हो तो जरा सोच के बताओ कि तुमने इससे पहले कितनी बार सुबह उठना, जल्दी उठने के लिए टाइम टेबल बनाया है, कितनी बार तुमने शेड्यूल पे पढ़ाई करने की आदतें बनाई, कितनी बार? यहां कोई ऐसा है जिसने कभी ऐसा ना किया हो? और कितनी बार तुम मुझे बताओ कि तुमने लाख कसमें खाई हैं, लाख मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं, अच्छी किताबें पढ़ी हैं, उसके बाद तुमने देखा होगा 3-4 दिन बाद तुम फिर घूम फिर कर वहीं हो? कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, ईमानदारी से बताओ? कोई अगर महापुरुष है तो मैं उसके चरण छूने के लिए तैयार हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी आदतों को बदलने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अध्यात्म के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी काम के लिए तुमने शेड्यूल बनाया था, वादा किया था खुद से, डायरी में लिखा था, और 3-4 दिन बाद तुम्हें याद आया होगा, ओहो मैंने टाइम टेबल भी बनाया था, और फिर मन में एक बहुत ग्लानि पैदा हुई होगी, यार मैं कुछ नहीं कर सकता। किसके साथ ऐसा हुआ है? किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? हुआ है? तुम्हें पता है ज्यादातर बच्चे गुरुकुल में ऑनलाइन क्लासेस से आए हैं। बोला गया सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर बोले सर कोई नहीं पूछने वाला था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुद पे नियंत्रण ही नहीं रह गया था। तो लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी तुम्हें बता रहा हूं, और वो है स्प्रिंग थ्योरी। ठीक है, यही गुरुकुल है। तो गुरुकुल में पहला कॉन्सेप्ट है, हम तुम्हारे टाइम डायमेंशन को बहुत श्रिंक करने जा रहे हैं, तैयार रहो इसके लिए। जो भी इसका पार्ट रहेगा, और आप अगर गुरुकुल में नहीं भी हो तो अपने आसपास कोई ऐसा मेंटर क्रिएट कर दो जो तुम्हारे टाइम स्पेस को श्रिंक कर दे, जो तुम्हारे टाइम स्पेस को श्रिंक कर दे बस। क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम स्पेस बच गया तो ये मन भागेगा ही, और मन भागेगा ही तो तुम कभी होश में नहीं रह पाओगे, और जब होश में नहीं रह पाओगे तो तुम वहां पर होगे, तुम खाना खाओगे लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा तुमने आज क्या खाना खाया। तुम पढ़ने बैठोगे लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और होगा। तुम कोई और काम कर रहे होगे लेकिन तुम सोच
कुछ और रहोगे, और यही तुम्हारे हैबिट का सबसे बड़ा लूप है। तो हैबिट बदलने के लिए तुम्हें पहले अपना टाइम स्पेस चेंज करना पड़ता है, और टाइम स्पेस चेंज करने के लिए तुम्हें इसको श्रिंक करना पड़ता है, श्रिंक करना पड़ता है। कभी भी तुम्हारा कोई दोस्त है आईआईटी में, किसी का कोई फ्रेंड आईआईटी में, मेडिकल कॉलेज में है, तुम्हारे जैसे ही होगा, एकदम सिंपल सा। अचानक से तुम गए होगे आईआईटी में, जाने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया होगा। मानते हो? माइक दो इनको, एक्सपीरियंस बताएं। तुम्हारे साथ ही पढ़ता था, दोस्त था, सारी मौज मस्ती, अचानक से वो कौन से आईआईटी में है? सर बीएचयू खड़गपुर में। और हाँ ठीक है, गुवाहाटी। अब उसको कैसा तुम बोलते हो? उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी में, बात करने के तरीके में, नॉलेज है, कुछ चेंज आया? नहीं सर, मैंने मतलब बात करना छोड़ दिया था, मैंने ही बात करना छोड़ क्यों? सर मतलब मेरा सर फील्ड अलग हो गई थी, तो मैंने बात करना छोड़ दिया। मतलब मित्र होगा, कभी मुलाकात तो होती होगी, नो सर। उसके बारे में सुनते होगे, फेसबुक, किसी का कोई दोस्त ऐसा जानने वाला जो मेडिकल कॉलेज में चला गया है, अचानक से तुम देखोगे उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। नोटिस करके देखना, जो कल तक तुम्हारे साथ कैजुअल रन के रहता था, अचानक से इन इंस्टीट्यूट में जाने के बाद वो बदल जाता है। क्यों? कभी तुमने आईआईटी के करिकुलम्स, एम्स के करिकुलम्स के बारे में जानने की कोशिश की है? वो सबसे पहला जो काम करते हैं वो टाइम स्पेस को श्रिंक कर देते हैं। वहां प्रोफेसर माई बाप है, भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वहां पे विराजमान है, उनके मुंह से निकली हुई हर बात आपको पूरी करनी है। तो ये डजंट मैटर कि आप सुबह रात में 2 बजे लाइब्रेरी में बैठे हैं, सुबह 7 बजे आप असाइनमेंट कर रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कल सबमिट होगा तो कल सबमिट होगा। तो आईआईटीज में क्या होता है, इतना प्रेशर, सुना होगा ना, प्रेशर बहुत क्रिएट कर देते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। ये वर्ड जो हम प्रेशर वर्ड यूज करते हैं वो प्रेशर नहीं है, वो बेसिकली टाइम स्पेस को श्रिंक करना होता है। तो वो क्या करते हैं, इतना श्रिंक कर देते हैं कि आपका दिमाग भटकने के लिए आपको समय मिलता ही नहीं है। सेमेस्टर पे सेमेस्टर, सेमेस्टर पे सेमेस्टर, इतने पेपर्स देने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, प्रैक्टिकल्स करने हैं, विजिट पे जाना है, विजिट पे भी जाना पड़ता है। तो वो क्या होता है, उनको ये करना पड़ता है, और जब वो करना पड़ता है तो शुरुआत में रोते गाते में उनको समझ में आ जाता है यार आज हम अपने मन से यहां आए हैं, ये रोना गाना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और जिस दिन वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं उसी दिन वो आईआईटीएन हो जाते हैं, या वो एम्स को चले जाते हैं, जहां पे भी जाना है, कोई भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। आपने जेएनयू का नाम सुना होगा, बच्चे वहां पे बहुत ब्रिलियंट निकलते हैं, आईएएस वाईएएस में छाए रहते हैं। कारण क्या है, वहां ढाबे पे भी चले जाओगे तो वो डिस्कशन कर रहे होते हैं फॉरेन पॉलिसीज पे, सिक्योरिटी पे, इस पर वो बात कर रहे होते हैं। जहां हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे वहां पे उनका टाइम क्या होता है, इस चीज पे लग जाता है। सो एक्चुअली में ये कुछ और नहीं है, टाइम स्पेस को श्रिंक कर देना है। बिहेवियर को चेंज करने में टाइम स्पेस का सबसे इंपॉर्टेंस होता है। आप कभी आप गुरुकुल में आओगे, आपको ये लगेगा, आज जब शुरुआत में आया किसी ने कहा सर हमें सब्जी में ये चाहिए, हमें रोटी में ये चाहिए, हमें चावल इतना चाहिए, आज 2 महीने बाद सर से सोने के समय चाहिए, कुछ भी बात ही नहीं हो रही है, खाना ठीक है, एकदम बढ़िया है सर, सबको ठीक मिल रहा है, सब बिल्कुल सी ठीक मिल रहा है। अब उनको ये टेंशन है कि मुझे सोने के लिए पूरा समय मिल जाए, अब उनका ध्यान कहीं है ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे थे, बोले नहीं हमें रात में भैंस का दूध चाहिए ताजा, हम कहां जाए हॉस्टल में भैंस का दूध लेने। ऐसे ऐसे भी केसेस आए हमारे सामने, हमें दूध के बिना नींद नहीं आती है, किसी को चावल से गला खराब हो जा रहा था, अभी सब ठीक हो गया है 2 महीने के अंदर वो, क्योंकि सबको हम टाइम स्पेस में लेके चले आए। तो आप जहां भी रहें, चाहे आप गुरुकुल में आ रहे हो या आप गुरुकुल के बाहर हैं, आप सबसे पहला काम करिए, अपने टाइम स्पेस को श्रिंक कर दीजिए। अगर आपको खुद को बदलना है, टाइम स्पेस को आप अपने साथ, और ये खुद से नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टाइम स्पेस के बिना बिहेवियर चेंज नहीं होगा, आपका मन ही नहीं इकट्ठा होगा, ये भागेगा, और जब मन भागेगा तो ये तुम्हें कहीं रहने नहीं देगा, क्योंकि मन को चाहिए ही कुछ ऐसी चीजें जो आपको कुछ ना करने दें। टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, मस्ती करना, चैटिंग करना, क्योंकि मन का संबंध डोपामाइन से है। हमारे दिमाग की एक ऐसी अवस्था जहां में मजा आने लगता है, और पढ़ाई में हमारे सामने, हमारे एजुकेशन सिस्टम में मजा वर्ड नहीं है। पढ़ाई तो मतलब ही हो गया सजा। हमें इतना डराया गया है, हमें बताया गया कि ये किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए होता है, हमें नहीं बताया गया कि इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। तो हम ऐसे ट्रेनिंग लेकर यहां तक पहुंचे हैं।
तो उसमें क्या होगा, हमें हमारे दिमाग में डोपामाइन, वर्ड लिखो डोपामाइन, ये वर्ड के बारे में पढ़ना। तुम्हारा दुश्मन यहां बैठा हुआ है, ये तुम्हें जो है असफल कर रहा है। तुमसे तुम्हारी किताबें किसी ने नहीं आज तक फाड़ी, तुम्हारी किताबें किसी ने ना आज तक चुराई हैं, ना तुम्हारे नोट्स किसी ने जलाए हैं। अगर तुम आज तक फेल हुए तो सिर्फ अपनी आदतों की वजह से फेल हुए। ये डोपामाइन तुम्हें ऐसी चीजों के लिए प्रेरित करता है जो शॉर्टकट है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोगों ने अपने दिमाग पे काबू पा लिया उन्होंने संसार पे काबू पा लिया, और जिन पर दिमाग ने काबू पा लिया वो तो फिर नाचते रहते हैं पूरी जिंदगी में। तो ये सब कुछ यही है, ये बहुत ताकतवर हाथी है। तो हाथी के ऊपर या हाथी के पैर के नीचे? तो जो लोग कंट्रोल करते हैं वो इतिहास रचते हैं, इनोवेशन करते हैं, कुछ नया करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरा सिंघल के शरीर में कुछ ऐसा था, दिव्य था, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। 4 आंखें एक्स्ट्रा दे दी, 4 हाथ एक्स्ट्रा दे दिए। 60% बॉडी नहीं काम कर रही उनकी, 60% बॉडी काम नहीं करती, उनको मूव कराने के लिए 2 लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो आईएएस टॉपर बनती हैं तो किस चीज की वजह से? शरीर की वजह से नहीं, दिमाग की वजह से नहीं, क्योंकि 250 ग्राम का तुम्हारे पास भी है और 250 ग्राम का मेरे पास भी है और 250 ग्राम का उनके पास भी है। इंसान के मस्तिष्क की जो भार होता है वो इतना ही होता है। लेकिन उस जैविक मस्तिष्क के अंदर एक और मस्तिष्क होता है जिसे हम लोग विल पावर कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। वो जो विल पावर होता है वही सब कुछ होता है। तो ईरा सिंघल का शरीर 60% नहीं था, दिमाग सेम आपके मेरे जितना ही है, ठीक है। लेकिन क्या चीज थी? वो थी उस मस्तिष्क को नियंत्रित करने की पावर, कि मेरा दिमाग मुझे नहीं नियंत्रित करेगा, मैं अपने दिमाग को नियंत्रित करूंगी। ये विल पावर जो होती है वो सारा सीन चेंज करके रख देती है। क्योंकि अगर ये चीज हो गई तो उसमें सबसे बड़ी बात जानते हो क्या होगा? तुम्हारा सराउंडिंग तुम्हारे लिए नलीफाई हो जाएगा। तुम गरीब के घर में पैदा हुए, मैटर नहीं करता। तुम हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहे हो, मैटर नहीं करता। तुम्हारे सामने लाख मुश्किलें हैं, मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ उस समय एक ही चीज करता है, मैं और मेरा मकसद, बस, और कुछ नहीं संसार में। और ये अवस्था तुमने अगर प्राप्त कर ली तो फिर उसके बाद तो सिर्फ दिन गिने जाएंगे कि कितना समय लगना है इस सफलता को प्राप्त होने में। वो अपने आप आएगी, क्योंकि इसी के बाद एक अवस्था तैयार होती है जिसके बारे में तुम लोगों ने बहुत आजकल पढ़ा होगा, द सीक्रेट बुक में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जिस चीज को सोचो उस चीज को पालोगे, XYZ, बहुत बड़ा इसका विज्ञान है, बहुत बड़ी चीज बनी। तो अगर सोचने से वो मिल जाता तो शेख चिल्ली दुनिया का राजा होता, क्योंकि वो सोचता बहुत था, सपने बहुत देखता था शेख चिल्ली। कहते हैं ना, शेख चिल्ली के ख्वाब मत देखो। तो हमारे यहां जो ज्यादा सो रहे हैं वो तो आईएएस टॉप करते। सोचने से कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मस्तिष्क में एक अवस्था होती है, नियंत्रित मस्तिष्क। उस अवस्था को टच करने के बाद, उस फेस को टच करने के बाद चीजें तुम्हें मिलती हैं। जब तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी पकड़ में आ जाता है, जब तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा, तभी तुम जो है इस संसार में कुछ पा पाओगे। क्योंकि सोच तो हर डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहला तुम्हें स्टेप क्या लेना अपनी तैयारी में? टाइम स्पेस को रिड्यूस कर देना है। गुरुकुल में तो हम कर देते हैं, गुरुकुल में तो खैर मनाओ कि लास्ट में वही आ रहा है। आज के बस में वो ये बात करते हैं कि सोने के लिए समय दे दो, बस, इससे ज्यादा हमें और कोई तमन्ना नहीं बची है। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब टाइम स्पेस के साथ अब इतना हमें पता चल गया तो हम अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम यहां किस लिए आए? अपने आप को चेंज करने के लिए। ये चेंज क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बात पता होती कि यूपीएससी जो चीज चाहता है अगर आपके अंदर वो है तो आप यहां नहीं आते। सॉरी टू से, बट आप इस समय अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते। अगर आप यहां आए हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर एक चाहत ऐसी है जो कह रही है कि मुझ में इस चीज की कमी है। ऑनेस्टली सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बोलोगे तो मुझे लगेगा मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं। गुड, ठीक है। तो इसीलिए आए हो ना। अब ये चेंज क्यों? चेंज क्यों? क्यों खुद को बदलना चाहते हो और क्यों ये बदलाव जरूरी है?
तुम्हारी खामोशी तुम्हें बता रही है कि तुमने प्रश्न पूछना बहुत पहले छोड़ दिया है। तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुमने प्रश्न पूछना बहुत पहले छोड़ दिया है। और मेरी तरफ से एक चीज लाइन इसमें और जोड़ लो कि जिस स्टूडेंट ने प्रश्न पूछना छोड़ दिया उसने ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया। क्योंकि प्रश्न उस कांटे की तरह होते हैं जो मछली को फंसाने के लिए असंभावी होते हैं। आपको कुछ भी कर लीजिए, आप आबरा का डाबरा करते रहिए, लेकिन मछली निकलकर पानी से बाहर नहीं आएगी। हर चाहे पढ़ा लिखा ना हो तो भी यह पता होगा, किसी मछुआरे से पूछना कि मछली पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है। और चारा किस में लगाया जाता है? कांटे में लगाया जाता है। इंसान के जीवन में जो उसके मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्न होते हैं वो ज्ञान प्राप्ति की पहली शर्त होते हैं। लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे जीवन की। और अगर तुमने प्रश्न पूछना छोड़ दिया है, यकीन मानिए परस्यूट ऑफ नॉलेज यानी कि जो ज्ञान की यात्रा है उसमें आप हट चुके हैं। क्योंकि यह संसार गवाह है कि जब सेब गिरा था तो सबके लिए गिरता था ना, लेकिन एक ने तो प्रश्न पूछ लिया कि नीचे ही क्यों गिरा, और नीचे ही क्यों गिरा तो इस संसार को क्या मिला? एक नॉलेज मिली। पक्षी ही क्यों उड़ते हैं, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? तो संसार को एरोप्लेन्स मिले। अगर आज कोई यह पूछ रहा है कि हम मंगल पर जाकर क्यों नहीं बच सकते, तो मिशन मार्स है। रॉकेट को दोबारा यूज क्यों नहीं किया जा सकता, तो रीयूजेबल नॉलेज, हमारे पास रीयूजेबल रॉकेट्स आ चुके हैं। तो यह जब मनुष्य प्रश्न पूछता है तो आगे ही परस्यूट ऑफ नॉलेज शुरू होती है। तो यूपीएससी में रटा रटाया नॉलेज कभी भी काम नहीं आता है। पहली बात तो तुम में से ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में फर्क क्या है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तुम्हें सिखाया गया पिछले 5 साल का पेपर रट लो, कुंजी याद कर लो, पास तो हो ही जाओगे। बी कॉपी सी कॉपी भर दोगे तो पक्का है पास होना। ऐसे ही होता है ना। इसी अथाह ज्ञान के साथ तुम्हें आगे भेजा जाता है ज्यादातर। 2-4 अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ दो तो। और तुम यहां सोच के यही माइंडसेट के साथ आए हुए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे और बाबू आईएएस बन जाएंगे। बन चुके फिर तुम बन चुके। क्योंकि इसके बारे में मैं अगली क्लास में बात करूंगा कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो यहां हम जो जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, चेंज क्यों, वाई चेंज, क्यों? एग्जाम क्रैक करने के लिए। एग्जाम क्रैक हो ना हो, लेकिन हां हम लोग जरूर क्रैक हो जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। हां, और कहीं क्रैक ना हो जाए हमें तो इसका भी टेंशन बड़ा बड़ा रहता है। ऐसा नहीं है, चेंजिंग लाइफ का सबसे बड़ा एक परिवर्तन ही संसार का नियम है। डार्विन कहते हैं कि जो परिवर्तित नहीं होगा वो एक्सटेंट हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। ये तो आध्यात्मिक बातें रहीं, पर चूंकि मेरी कक्षा किसी आध्यात्म को लेकर है नहीं, मैं तो यहां यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूं। अब जरा वो सुनो जो बहुत जरूरी। कोई परचून की दुकान पे गया, राशन वाली दुकान पे कोई सामान खरीदने? कोई महानुभाव हाथ खड़ा करे। पक्का? अच्छा, आप गए, जल्दी में हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां भी आपको जल्दी में ही रहना पड़ेगा, समय हमारे पास बहुत कम है। आप 5-6 साल तैयारी करने के तो आए नहीं हो। अच्छा, मान लो आपने जल्दी जल्दी में उसको बोला, अरे यार वो जरा आटा देना, उसने तुम्हें सूजी दे दिया। कैसी भावनाएं आएंगी आपके अंदर? या मान लो जो आपने ब्रेड मांगा, उसने तुम्हें आटा दे दिया उस समय, तो तुम्हें फीलिंग कैसी आती है? मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसकी बड़ी गहराई समझना। तो कैसा तुम्हें लगता है? उसको क्या बोलते हो? हमने ये नहीं बोला था। कुछ लोग और भी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। वैरा क्या, या दिमाग ढीला है? क्या मांग रहा हो, क्या दे रहा है? गुस्सा करते हो, इरिटेशन होती है और आप असंतुष्ट हो जाते हो। होते हो कि नहीं? क्योंकि आपने जो चीज मांगी वो चीज वो नहीं दे। और कहीं 1-2 बार और कोशिश आप कर लें, फिर आपने आटा मांगा और अब की फिर उसने कुछ और लाके आपको दे दिया, सर्फ दे दिया, साबुन दे दिया। अब तो और साहित्यिक भाषा का प्रयोग आप करने में लगेंगे, अलंकारों के साथ। ऐसा ही होता है। एक्चुअली आप भी यूपीएससी के साथ यही कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। तो जैसे आपके जीवन में संतुष्ट करने के लिए डिमांड और सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आप मांग रहे हैं निश्चित समय पे वो आपको दिया जाए। तो तुमने कभी यह पूछा कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं वो मुझसे क्या मांग रहा है? तुम तो उसको वो दे रहे हो जो तुम चाहते हो। जैसा दुकानदार तुमसे जो वो चाह रहा, जो उसके हाथ में आया उसने उठा के तुम्हें दे दिया। आटा आया, आटा दे दिया। ब्रेड मांग रहे हो, मांगते हो, बोले वो भी कहेगा ब्रेड आटे से बनता है यार। तुम यही कर रहे हो यूपीएससी के साथ, बुरा मत मानना।
तुमने कभी रुक के पूछा यूपीएससी मुझसे क्या डिमांड कर रहा है? मैं यूनिवर्सिटी में हूं, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, मैं कॉलेज में हूं, मैं आईएएस की तैयारी, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो? अरे मुझे ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। तुमने कभी पूछा कि वो तुमसे क्या डिमांड कर रहा है? तुम क्या हो ये उसको तुम बता रहे हो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं गांव से आया हूं, मैं हिंदी माध्यम से हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, प्रथम प्रयास में आईएएस बनना चाहता हूं। 4-6 तो ऐसे मेरे पास रोज आ जाते हैं, प्रथम प्रयास में आईएएस बनने की पुस्तिका बताएं। तो और तुमने कभी रुककर नहीं पूछा कि वो जो संस्था है जो मेरा एग्जाम लेने जा रही है, जो इस देश को, उसका क्या उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका उत्तरदायित्व है कि वो देश को ऑफिसर्स तैयार करके दे जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कर सके। जिसको सरदार पटेल ने कहा कि वो आने वाले समय में स्टील पिलर्स ऑफ इंडिया, जिसको देश का इतने प्रधानमंत्री आए और दूसरे प्रधानमंत्री आते चले गए, लेकिन किसी ने भी इसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की है। जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर, भारत की आर्थिक सुरक्षा से लेकर और भारत के समस्त विकास की गाथा में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। इनकी ब्रीफिंग पे जाकर प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के सामने क्या बोलना है ये बात करते हैं। आपको इस विषय पर बोलना और इस विषय पर नहीं बोलना है। आज G20 समिट को लेकर हम छाती चौड़ी कर रहे हैं, उसका शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो जो कह रही है कि मैं देश को होनहार मुझे ऑफिसर सौंपने हैं, आपने कभी रुककर पूछा कि इसको क्या चाहिए? एक परचून की दुकान पर तुमने आटा मांगा और सर्फ दे दिया तो तुम उसे गाली देके चले आ रहे हो, और तुम उस संस्था से नहीं पूछ रहे हो कि मुझे किस तरह का व्यक्तित्व बनाना है, और इस तरह के व्यक्तित्व में तुम सोचो उसको कितनी इरिटेशन होती होगी। अगर वो गाली दे पाता तुम्हें कितनी देता, अंदाजा लगा के देखो। और तुमने कभी नहीं सोचा, तुम हमेशा ये बताते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे आईएएस टॉप करना है, 24 में आईएएस बनना है। तुमने कभी उससे पूछा कि सर आपको क्या चाहिए, कि मुझे क्या बनना है? तो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज द सोसाइटी। आप समाज को बदलाव करने जा रहे हो। क्यों आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है? क्या जरूरत है ऑफिसर्स की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है डीएम की? लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? विकास परियोजनाएं जो सरकार संसद में बजट बना रही है, उसको गरीबों तक कौन पहुंचाएगा? अगर सरकार यह कह रही है कि हर महिला को अस्पताल की सुविधा दी जाए, कौन करेगा यह काम? कौन नीतियों को बनाएगा? सरकार कह रही है हर गांव में सड़क होनी चाहिए, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हर गांव में बिजली होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए। कौन करेगा यह काम? आप करेंगे। क्योंकि जब आप यह काम करेंगे तब जाकर भारत क्या बन पाएगा? विकसित राष्ट्र बन पाएगा, जिसका हमने सपना देखा है। और आप क्या काम करेंगे? आप आज की स्थितियों में बदलाव लेकर आएंगे। अगर आज हमारे देश का केवल 72% बच्चा पढ़ पाया है, और अभी भी हमें पता है कि 28% बच्चा अभी तक आज तक स्कूल नहीं गया है, तो यह जिम्मेदारी किसकी होगी आने वाले समय में? आपकी होगी। सरकार आपसे कहेगी अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में इन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था करिए, तरीके निकालिए, एनरोलमेंट बढ़ाइए। अगर ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच की व्यवस्था है, गलत है, तो इसको रोकिए। तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में बदलाव करेंगे। और बदलाव आपको उस स्थिति से बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक कह रहा है कि नहीं भैया हम जब तक खेत में नहीं जाएंगे पेट साफ नहीं होता है। अब गांव का आदमी ऐसे बात करता है, बोले बाप दादाओं के जमाने से चले। अब आपको बताना है कि सरकार ने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, ओपन डिफिकेशन के, हमें जो है इसके विरुद्ध में एक अभियान चलाना है। अब उस आदमी पे आप लाठी नहीं चला सकते, लेकिन उसके व्यवहार में आपको परिवर्तित करना है। उसको बताना है कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। देश के 40% पैसा सिर्फ इन वेक्टर जनित बीमारियों की वजह से लोगों की मौतें हो जाती हैं। ये स्वच्छता अगर हो जाए तो हमारा देश का कितना पैसा बच सकता है, हमारे गांव के लोगों का कितना स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। एक किसान अंधाधुंध यूरिया फेंके जा रहा है, उसको बताना होगा इससे तुम्हारी मिट्टी खराब हो जाएगी। सिर्फ यूरिया की नहीं जरूरत है, पोटाश की भी जरूरत है। तुम्हें बताना होगा कि केंचुए अगर तुम्हारे खेत में रहेंगे तो ये तुम्हारे किसान मित्र हैं। तो तुम्हें अपनी जेब से पैसा खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस केवल पर्यावरण को समझने की जरूरत है।
अगर ऐसा तुम कर पाते हो तो क्या कर पाओगे? तुम उसके जीवन में परिवर्तन लेकर आओगे। उसके जीवन में जब परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। जब समाज में परिवर्तन आएगा तो राष्ट्र में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन का मतलब होता है प्रगतिशील हो जाना, अपनी अवस्था को बदल देना। जिस अवस्था में आज आप बैठे हो उस अवस्था से आगे निकल जाना। लेकिन शर्त क्या है? शर्त एक बहुत बड़ी आ गई है कि जो खुद में चेंज नहीं ला सकता, अपनी सोने की आदतें, जागने की आदतें, खाने की आदतें, लिखने की आदतें, पढ़ने की आदतें, ध्यान लगाने की आदतें, याद करने की आदतें, एक आदर्श व्यक्तित्व की आदतें, जो खुद को नहीं बदल सकता वो राष्ट्र को बदल पाएगा? बदलाव की शक्ति उसके अंदर आएगी। अगर गांधी अपनी पत्नी के खिलाफ अनशन में बैठ सकते हैं कि चलो अब हम किसी और से मैला नहीं उठवाएंगे, हम मैला खुद उठाएंगे, पत्नी ने कहा ऐसा नहीं होता, पत्नी के खिलाफ अनशन में बैठ गए टॉलस्टॉय आश्रम में। सही हूं मैं? पत्नी के खिलाफ अनशन पे बैठ गए कि तुम अब अपना टॉयलेट खुद साफ करोगी। और जब उस आदमी ने अपने घर में यह सुधार किया तो पूरे राष्ट्र को बताया कि सर पर मैला ढोना एक अपृष्यता, एक पाप है। तब जाकर यंग इंडिया में लिखा और उनकी बात को पूरे देश ने उठाया कि गांधी बाबा ने पहले खुद के घर में परिवर्तन किया, तब जाकर राष्ट्र में परिवर्तन हो पाया। तो सवाल है कि यह लीडरशिप का एग्जाम है, यह परिवर्तन का एग्जाम है। और जो खुद को नहीं बदल सकता वो राष्ट्र को क्या खाक बदलेगा? मेरी बात का कोर यही है। तो सबसे पहले तो ये बात करो कि चेंज देश में लेकर आएंगे। क्यों आईएएस बनना चाहते हो? देश बदलना चाहते हैं। अच्छा, पुराने बिस्तर पे सो रहे, चद्दर तुमसे बदली ना जा रही है, ठीक है, और तुमसे देश बदला जाएगा। तुमसे कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, डायरी लिखो, रीडिंग करो, वो तुमसे हो नहीं रहा है, तो और तुम चल रहे हो देश बदलने। बातें कहां तक हम करते हैं? और फिर तुमसे कहा जा रहा है कि परचून की दुकान पे तुम जा रहे हो, आटा मांग रहे हो, सूजी दे रहा है तो तुम गाली दे रहे हो उसको। और तुमसे यूपीएससी क्या मांग रहा है? एक ऑफिसर का व्यक्तित्व तो मांग रहा है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को एक बेहतरीन ऑफिसर सौंपेगा, वो जो इस देश में चेंज लेकर आएगा। और तुम उसे क्या दे रहे हो? एक यूनिवर्सिटी की माइंडसेट दे रहे हो उसे कि भैया हम 5 साल की कुंजी पढ़ के पास हुए हैं, हमें ऐसे आईएएस बना दो। लोग घूम रहे 6-6 महीने में आईएएस बनने के चक्कर में घूमते हैं। कोई एक ऐसी किताब ढूंढते हैं, कोई ऐसा लेक्चर ढूंढते हैं, कोई ऐसा टीचर ढूंढते हैं। कई कोचिंग होती है ना, लिख देती हैं पहले से 10 तक सारे स्थान हमारे। एक दिन टोटल 4-5 का जोड़ लेना, पागल हो जाओगे। बोले अच्छा, बाप रे बाप, 1500-1600 सिलेक्शन तो इन्हीं के यहां हुए हैं, सीटें 800 थी। बाकी दूसरे ग्रह का भी सर्विस का एग्जाम यही कराते हैं, तुम्हें नहीं पता शायद। मंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, शुक्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सारे एग्जाम यही कराते हैं, क्योंकि 900 सीटों को ये 1600 कैंडिडेट टोटल दिखा देते हैं, सब इन्हीं के यहां से आए। आप कभी कुछ के क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो आप जो गुरुकुल में हम यहां जब बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आपके चेंज की बात कर रहे हैं कि आप बदल जाइए, आपका व्यवहार बदल जाए, आपके तरीके बदल जाएं, तभी जाकर आप सही मामले में किसी और में परिवर्तन लेकर आ पाओगे। और इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाह रहा है। यह एग्जाम ही बिल्कुल अलग है। कभी पढ़ा नोटिफिकेशन इसका? कहीं लिखा है कि आप जब फर्स्ट डिवीजन हो गए 12th में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं? लिखा जरूर होगा। इन्फोसिस का जाके डालना, इन्फोसिस में नौकरी पाने के लिए डालना, तो उसमें बताते हैं कि इंग्लिश में 60% होने ही चाहिए आपके, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। करके देखना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए मुझे 60% चाहिए मार्क्स, और एक आईएएस बनने के लिए मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा है। इंग्लिश आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कुछ कोई बात ही नहीं कर रहा मुझसे। कह रहा है सिर्फ आप यूजीसी रिकॉग्नाइज कहीं से भी भारतीय अनुसूची की किसी भाषा में, मराठी में पढ़े हो, उड़िया में पढ़े, कहीं से भी पढ़े हो, इतना क्यों वो लिबरल, इतना ज्यादा छूट क्यों दे रहा है वो? कहता भाई देश का सबसे टॉप मोस्ट आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो पहली तो शर्त यही रखो कि पहले छांट के 80% नीचे वाले फॉर्म ही ना भर सकें। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? फलानी फलानी शर्तें पूरी होनी चाहिए थी, तब जाकर आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हो। वो तो कुछ नहीं कह रहा है, कहीं पूछ ही नहीं रहा है कि आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, आप फलानी जगह से पढ़ के आए हो। वो कह रहा है तुम कहीं से पढ़ के, तुम आईआईटी से पढ़ के आओ, लंदन से पढ़ के, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये रहा मेरा क्राइटेरिया, इसको अगर तुम पूरा कर देते हो तो आपका स्वागत है।
इससे पहले कि तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया उसने? अगर ये वाकई में केवल एक परीक्षा होती, केवल एक एग्जाम होता, तो सभी एग्जाम्स की तरह इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था। आप में से किसी ने सीए की तैयारी की होगी, सीपीटी के बारे में आपको पता होगा कि इतने पेपर में इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। आईआईटी जेईई में तुमने पढ़ा होगा कि एडवांस में करने के लिए इतना तुम्हारे पास होना चाहिए। हर जगह क्राइटेरिया है कि नहीं है? इसमें क्यों नहीं है? इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि जिसे तुम एग्जाम कह रहे हो वो है ही नहीं एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में हमारे देश में माइंडसेट होता है कि दीज आर द सेट ऑफ बुक्स, ये मेरा डोमेन है। आईआईटी वाला बायो पढ़ेगा, वो मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, वो बायो पढ़ेगा नीट वाला। इसमें कहना कुछ भी पढ़ना पड़ सकता है तुम्हें। तो ये एग्जाम ही बिल्कुल अलग है। ये एग्जाम के लिए वो कहता है कि पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा तुम्हें। यू आर योर ओन सिलेबस। लिख लो, ये लाइन बड़ी अच्छी है। यू आर योर ओन सिलेबस। तुम खुद का पाठ्यक्रम हो। ये बाकी जो दिया जा रहा है वो उसके साथ चिपकाया जाएगा। यू आर योर ओन सिलेबस, तुम खुद का पाठ्यक्रम हो। आई एम माई ओन सिलेबस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेते हैं। एक समाज का हिस्सा हो, ठीक? समाज में गए, एक समाज की इकाई के रूप में तुमसे क्या उम्मीद की जाएगी? एक राष्ट्र के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे बारे में बात कही गई, वी, हम भारत के लोग, एक लोग में क्या गुण होना चाहिए? क्या गुण होना चाहिए? तुम स्वयं अपना पाठ्यक्रम हो, प्रूव कर देता हूं भी तुम्हें। तुम जैसे तुम कोई अंधेरा देखो, चद्दर बिछा लो, ऐसे जोर से करना शुरू करो, आ जा भूत प्रेत आत्मा, इसके बारे में तुम खूब बात करो। ऐसा करना चाहिए तुम्हें? नहीं। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, है ना? जहां भी तुमने कोई मॉन्यूमेंट देखा, तुरंत पहुंच गए वहां खोदने के लिए उसको। पहले तो जिसके मुंह में कुछ पड़ा रहता है पहले कोना देके पहले थूक ले उस पर। एक नई जो है वो माउथ पेंटिंग हम डेवलप कर दे। हमें ये करना चाहिए, हमें देश को साफ रखना चाहिए।